नमस्ते। आज हम विटामिन ई पर जो जानकारी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में टोकोफेरॉल और टोकोट्रिएनॉल्स जैसे कई मिलते-जुलते यौगिकों का एक कह सकते हैं परिवार है। हाँ, एक परिवार। और अक्सर बस इसे एक एंटीऑक्सीडेंट कह दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कहानी इतनी सीधी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो सवाल ये है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट वाला काम है, वो असल में क्या है? और शरीर में इसकी कमी हो जाए या मान लीजिए ज्यादा हो जाए, तो इतने अजीब और मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक असर क्यों दिखते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, विटामिन ई का मुख्य काम तो एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देना ही है। इसको ऐसे समझिए, हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं और उन पर लगातार फ्री रेडिकल्स नाम के अस्थिर अणु हमला करते रहते हैं। हाँ, ये फ्री रेडिकल्स तो काफी सुनते हैं हम। जी, तो विटामिन ई क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, मतलब वसा में घुलनशील है, तो ये कोशिका की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन में आसानी से घुल जाता है। अच्छा, मेम्ब्रेन के अंदर। हाँ, और वहीं पर ये इन फ्री रेडिकल्स को आप कह सकते हैं पकड़ लेता है, उन्हें बेअसर करता है। खास तौर पर हमारी लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसीज और तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स, जिनकी बाहरी झिल्ली बहुत नाजुक होती है, अच्छा, या जिनमें फैट्स का एक खास संतुलन होता है, उन्हें ये बचाता है। क्योंकि अगर ये झिल्लियां ठीक ना रहें तो कोशिकाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। ओके, तो ये मेम्ब्रेन का एक तरह से बॉडीगार्ड हो गया। ये बात तो समझ आई। लेकिन अगर ये बॉडीगार्ड कम पड़ जाए, मतलब विटामिन ई की कमी हो जाए, जानकारी कहती है कि हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, हिमोलिटिक एनीमिया। इसका मतलब है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो अपनी सामान्य उम्र पूरी करने से पहले ही टूटने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ई की सुरक्षा के बिना उनकी झिल्ली, उनकी मेम्ब्रेन वो कमजोर हो जाती है और फिर वो आसानी से टूट जाती हैं। खून में इनकी कमी हो जाती है और फिर वही थकान, कमजोरी। और ये सिर्फ अनीमिया तक ही नहीं है, कमी से एकैंथोसाइटोसिस भी हो सकता है। इसमें आरबीसीज का आकार बदल जाता है, वो अजीब कांटेदार सी दिखने लगती हैं। ये भी झिल्ली की समस्या का ही एक संकेत है। और मांसपेशियों में भी कमजोरी, ये भी लिखा है? जी हाँ, मांसपेशियों पर भी असर आ सकता है। और नसों पर भी तो असर होता है ना? जानकारी में वो पोस्टीरियर कॉलम्स और स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट जैसी कुछ भारी भरकम बातें लिखी हैं। ये क्या हैं और इन पर असर क्यों होता है? हाँ, ये तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर असर काफी गंभीर हो सकता है। विटामिन ई की कमी से एक चीज होती है डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन? हाँ, मतलब जो नसों के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है ना, माइलिन शीथ कहते हैं उसे। हाँ हाँ, जैसे तार पर इंसुलेशन। बिल्कुल वही, वो परत हटने लगती है, खराब होने लगती है। अच्छा, तो ये पोस्टीरियर कॉलम्स जो हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में नसों के रास्ते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा हाथ पैर कहाँ है बिना देखे भी, मतलब प्रोप्रियोसेप्शन, और कंपन महसूस कराते हैं। और स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट ये चलने फिरने में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। तो अगर इनकी माइलिन परत हटेगी तो फिर प्रोप्रियोसेप्शन बिगड़ेगा, कंपन महसूस नहीं होगा और चलने में लड़खड़ाहट आएगी, जिसे अटैक्सिया कहते हैं। शायद इन नसों की बनावट या इनका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि ये विटामिन ई पर ज्यादा निर्भर करती हैं। बाप रे, ये तो काफी गंभीर लक्षण है। एक सवाल और, क्या ये लक्षण किसी और विटामिन की कमी जैसे लग सकते हैं? मैंने सुना है विटामिन B12 की कमी में भी कुछ ऐसा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल, कुछ न्यूरोलॉजिक लक्षण जैसे चलने में दिक्कत होना या हाथ पैर सुन्न होना, ये B12 की कमी जैसे लग सकते हैं। हाँ, पर इसमें कुछ बड़े अंतर हैं। जैसे विटामिन ई की कमी में आम तौर पर वो बड़े सेल वाला एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो नहीं होता जो B12 की कमी की पहचान है। अच्छा, ये फर्क है। जी, और खून में मेथिल मेलोनिक एसिड का लेवल भी नहीं बढ़ता, जो B12 के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। तो जांच में ये अंतर पकड़ में आ जाते हैं। समझ गया। तो कमी के असर खून और नसों पर बहुत स्पेसिफिक हैं, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? मतलब जरूरत से ज्यादा विटामिन ई लेना, क्या वो भी खतरनाक है? हाँ, बिल्कुल। अति तो हर चीज की बुरी होती है। जानकारी ये बताती है कि खासकर जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज, हाँ, उनमें अगर विटामिन ई की बहुत ज्यादा डोज दी जाए तो उनमें नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस यानी NEC का खतरा बढ़ सकता है। ये आंत की एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें आंत के टिश्यू मरने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस है। जी। और बड़ों में?
अडल्ट्स में क्या होता है ज्यादा लेने से? बड़ों में अगर कोई बहुत ज्यादा विटामिन ई के सप्लीमेंट्स ले रहा है तो वो विटामिन के काम में दखल दे सकता है। विटामिन के? वो तो खून का थक्का जमाने वाला है ना। हाँ बिल्कुल। विटामिन के खून के थक्के जमने के लिए जरूरी है। विटामिन ई इसके असर को कम कर देता है। तो जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं जैसे वॉरफेरिन, हाँ वॉरफेरिन तो कॉमन है, उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। वॉरफेरिन का असर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और जाहिर है ब्लीडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ओहो, तो मतलब जो लोग वॉरफेरिन या ऐसी दवाएं ले रहे हैं उन्हें विटामिन ई सप्लीमेंट से तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। निश्चित रूप से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट खासकर ज्यादा मात्रा में लेना ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विटामिन ई एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है, खासकर हमारी कोशिकाओं की झिल्लियों के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। बिल्कुल। कमी हुई तो खून की कमी हो सकती है, वो हिमोलिटिक एनीमिया, और नसों की गंभीर समस्याएं जैसे वो चलने में लड़खड़ाहट, एटैक्सिया। सही। और अगर ज्यादा हो गया तो छोटे बच्चों की आंतों के लिए खतरा, या फिर जो खून पतला करने की दवा ले रहे हैं उनके लिए ब्लीडिंग का रिस्क। एकदम सही कहा, मतलब संतुलन, बैलेंस ही सब कुछ है, न कम न ज्यादा। तो ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एक अणु जिसका मुख्य काम हम एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा समझ रहे हैं, उसकी कमी या ज्यादती शरीर में इतने अलग अलग और इतने सटीक हिस्सों पर असर डाल सकती है। खून की कोशिकाओं से लेके रीढ़ की हड्डी के खास नर्व पाथवेज तक, और यहां तक कि नवजात शिशु की आंतों तक। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो वाकई बड़ा दिलचस्प है, इस पर और सोचा जा सकता है।